दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है चौगढ़ के नरबख्शी बागों की, जिसके 5 एपिसोड हो चुके हैं और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस खौफनाक घटनाक्रम का 6वां एपिसोड। यार, घटना शुरू क्रम घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ संजय पीटर जी, भानु सिंह जी और ब्यूटीफुल प्लेसेस का। आप लोगों ने थैंक यू ऑप्शन के माध्यम से चैनल को जो आर्थिक सहयोग किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका यार बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही मेरे ऊपर बना रहेगा, है ना दोस्तों। कहानी के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब ने, अरे आँख में क्या चला गया, जिम कॉर्बेट साहब ने नरबख्शी बागिन पर 2 बार फायर किया था। जब उसने इनके द्वारा बांधे हुए भैंसे के ऊपर हमला किया था, याद है ना। लेकिन दोनों ही बार इनका निशाना चूक गया था और बाघिन बचकर भाग निकली थी। याद होगा आपको सब। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा भी होने लगा था और बाघिन के तीसरी बार आने की संभावनाएं जो थी वो भी लगभग समाप्ति हो चुकी थी, क्योंकि 2-2 बार वहाँ पे फायर हो चुका था, उसके ऊपर हुआ था। और अगर मान लो आ भी जाती तो अंधेरे के कारण उसको शूट करना पॉसिबल नहीं होता, नामुमकिन होता। तो ये सब घटनाक्रम ने जो सब पता है, ये मैं आपको पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो बाकी क्या उसको रिपीट करना है। अब हम चलते हैं सीधे कहानी में अगले भाग की तरफ, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, उस दिन जिम कॉर्बेट साहब पूरे दिन जंगल में घूमते रहे थे, तो इस वजह से इनके कपड़े सब पसीने से भीगे हुए थे। और फिर थोड़ी ठंडी हवा भी चलने लगी थी। पहाड़ों में तो एकदम ठंडी हवा चलने लगती है, जंगलों में तो कुछ ज़्यादा ही। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में जो ठंड है, सर्दी है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इन्होंने तो फिर वही अपनी वो पतली सी वो जो खाकी रंग की हाफ पैंट होती है, जिसको अमूमतः शिकारी पहनते हैं, वही इन्होंने पहन रखी थी और वही शिकारियों वाली खाकी रंग की वो शर्ट पहनी हुई थी। अब ठंड इन्हें भी लग रही थी, नेचुरल सी बात है, ये भी ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे, इन्हें भी ठंड लग रही थी। और जिस चट्टान के ऊपर ये बैठे हुए थे वो भी सख्त और बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई थी। हालांकि गांव में तो इनके लिए गरम गरम चाय बनाई गई थी, जो इनका इंतज़ार कर रही थी यार, कि आएंगे चाय पियेंगे। दोस्तों, थकान, सर्दी और चाय की सोच, ये सब इनके पास वापस लौटने के बड़े अच्छे कारण थे। लेकिन एक वजह ऐसी भी थी जो इन्हें वहीं पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर रही थी, और वो वजह थी ऑफ कोर्स नरबख्शी बागिन, जो बच गई थी। अब जंगल में अंधेरा भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था। उस जगह से इनके और गांव के बीच का रास्ता जो है वो बड़े बड़े खड्डों, बड़े बड़े पत्थरों और घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। बड़ा खतरनाक रास्ता था। गांव वालों ने एक दिन पहले ही बाघ को देखा था और उन्हें पूरा विश्वास था कि जिम कॉर्बेट साहब की गोली जो है वो बाघिन को ही लगी होगी। लेकिन गोली लगने के बाद बाघिन कहाँ चली गई होगी, वो कहाँ हो सकती थी, इस बात का किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बात को कोई नहीं जानता था। हो सकता था कि वो उस जगह से बहुत दूर चली गई हो, कहीं निकल गई हो जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, घायल अवस्था में, या फिर स्वस्थ है और कहीं आसपास की झाड़ियों में ही घात लगा के बैठी, छुपी बैठी हो और जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर नज़र रखी हो, ये भी संभावना थी। अब ये सब चीज़ें सोचकर जिम कॉर्बेट साहब बड़े बेचैन हो रहे थे। क्या होगा, क्या क्या पोजीशन हो सकती है। ठंड और सख्त चट्टान पर बैठे रहने के कारण इनका पूरा शरीर जो है दर्द करने लगा था। लेकिन इनका अनुभव कहता था कि अभी उसी जगह पर बैठे रहना ठीक रहेगा, अभी यहाँ से हटना ठीक नहीं है यार, यहीं पे बैठे रहो। रात धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, फिर धीरे धीरे रात बीतती गई, ख़त्म होती गई रात और सवेरा होने का टाइम शुरू हो गया। और इनके मन में ये यकीन और पक्का होता गया कि उस समय बाघ को मारना बिल्कुल आसान नहीं है, उस अंधेरी रात में नहीं मारा जा सकता है। आखिर इनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और सुबह का हल्का हल्का जो लालिमा, हल्का हल्का सा जो उजाला होता है वो फैलने लगा।
इन्होंने उस चट्टान से नीचे उतरने का फैसला लिया और देखिए की जगह आप भैंस को जाके देखें, लेकिन ओस से भीगी हुई एक चट्टान के ऊपर इनका पाँव पड़ा और जैसे ही उस पर पाँव पड़ा कि धड़ाम से फिसल गए और नीचे गिर गए। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये एक नरम, जिस जगह पे ये गिरे वो बड़ी नरम थी और रेतीली जगह थी, जिस वजह से इनके शरीर में किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। कोई छुटपुट आई होगी तो अलग बात है, वैसे कोई गंभीर या कोई चोट नहीं आई और इनकी राइफल को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है कि पॉइंट वॉइंट टेढ़ा हो जाता, कुछ हो जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक ठाक रहा। तब तक गांव वाले भी जाग गए थे, सवेरा हो चुका था, वो भी जाग गए थे और फिर थोड़ी ही देर बाद वो लोग इनके पास आने लगे और उन्होंने इनके सामने आने का सवालों की झड़ी लगा दी, क्योंकि गोलियों की आवाज़ तो उन्होंने भी सुनी थी। उन सब के जवाब में जिम कॉर्बेट साहब बस एक हल्की सी मुस्कान मुस्कुराए हल्के से, और बस उन्होंने इतना ही कहा कि वो सारी रात बिना गोली चलाए बस एक अपनी कल्पनाओं में बाघ को निशाना बनाते रहे थे। सारी रात जो कल्पना कर रहे थे बाघ सामने और वो फायर कर रहे थे। तो एक इस तरह से जिम कॉर्बेट साहब ने बात को घुमा दिया था। दोस्तों इधर जिम कॉर्बेट साहब के आदमी भी इनके लिए गर्म चाय वगैरह लेकर के आ गए थे, गर्म गर्म चाय सब, और इन्होंने जो है एक पूरा थर्मस भर के पहले तो चाय पी, फिर पास ही जो इनके आदमियों ने आग जला दी थी, धौ धौ करके जो आग जल रही थी उसके पास बैठ गए कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को गर्म देने के लिए। आग की गर्मी और चाय की ताजगी उसने जैसे इनके शरीर को और आत्मा दोनों में फिर से जान फूंक दी हो। उसके बाद गांव के सारे पुरुष और लड़के इनके साथ चल दिए उस चट्टान की ओर, उस जगह की ओर जहाँ ये सारी रात अकेले बैठे रहे थे। वहाँ इन्हें गांव वालों को वो चट्टान दिखानी थी जो खड्डे की दीवार से बाहर निकली हुई थी और जिसके नीचे इनका रात भर का ठिकाना बना रहा था, जहाँ ये रात भर बैठे रहे थे। वहाँ पहुंचकर जिम कॉर्बेट साहब ने सबको समझाया कि कैसे बाघ जो है इसके नीचे वाली चट्टान के में जो गड्ढा है उससे निकलकर सीधे उस बंधे हुए भैंसे पर झपटा, और फिर जब इन्होंने उस पर गोली चलाई तो वो तेज़ी से अपनी जगह से उछला और भागता हुआ खाई को पार करके वो ओझल हो गया, वो गायब हो गया। तभी अचानक भीड़ में से कोई बहुत उत्तेजित होकर चिल्लाया एकदम से, साहब साहब, अरे साहब इधर देखिए, ये बाघ यहाँ मरा पड़ा है, चिल्लाया भीड़ में से। इनकी रात भर की जगी हुई और थकी हुई आंखों ने उस ओर देखा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। होता है ना, मुचमुचाते हुए आंखों को कुछ देख नहीं पा रहे थे। मैं कई बार आंखें मली अपनी, जैसे मैं मल रहा हूँ क्योंकि पानी आ रहा है पता नहीं क्यों। कई बार आंखें मलने के बाद इन्हें दिखाई दिया कि हाँ यार सच में वहाँ एक कहीं कुछ है तो सही, हाँ हाँ बाघ ही तो है, अरे ये तो बाघ हो रहा है। तो ऐसे इन्होंने देखा। अब ये देखने के बाद लोगों का सवाल उठना स्वाभाविक था, भाई बाघ मरा हुआ है तो सवाल उठने हैं। साहब आपने पहली गोली के 20-30 मिनट के बाद दूसरी गोली क्यों चलाई? जब आपने एक गोली में उसको ठंडा कर दिया था तो फिर आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद दूसरी गोली क्यों चलाई आपने? जिम कॉर्बेट साहब ने भी उतने ही शांत भाव से जवाब दिया, क्योंकि वो बाघ दोबारा उस जगह पर दिखा था और इस बार वो भैंसे के पास खड़ा था। गोली चलाने पर वो भाग गया और शायद वहीं जाकर मर गया होगा। इतने में कुछ औरतों और कुछ लड़कियों की आवाज़ें सुनाई दी, अरे देखो देखो साहब, यहाँ देखिए, वहाँ एक और बाघ मरा पड़ा हुआ है, अरे यहाँ एक और बाघ है। अब ये सुनकर सब लोग चौंक गए और यार ऑब्वियसली चौंकना ही था कि यार ये दूसरा बाघ, अब ये क्या कहानी है, और भागते हुए दूसरी तरफ पहुंचे तो देखा कि यार वहाँ एक बाघ और मरा पड़ा हुआ है, एक और ढेर पड़ा हुआ है। अब यार वहाँ दो बाघ मरे पड़े हुए थे और एक दूसरे से लगभग जो है वो उनकी जो दूरी थी वो करीब 60 गज के बीच, एक दूसरे से 60 गज दूर पर। दोनों का आकार और वजन एक जैसा था, लेकिन अब सवाल ये उठता था कि ये दूसरा बाघ कहाँ से आ गया यार। सभी लोग हैरान थे, सारे गांव वाले, जिम कॉर्बेट साहब सब हैरान, क्योंकि उन्होंने अब तक हमेशा सिर्फ एक ही बाघ को देखा था, इस बाघिन को जो नरभक्षी थी, जो 4 आदमियों को और एक भैंसे को पहले मार चुकी थी, उसी के बारे में सब जानते थे। और यहाँ तो दो मरे पड़े थे। एक्चुअली यार ये बाघों का जो मीटिंग पीरियड होता है ना, वो नवंबर से अप्रैल तक माना जाता है, और अगर इनमें से एक नरभक्षी बाघिन थी तो ये संभावना थी कि उसने किसी साथी को अपने ढूंढ लिया हो, अब वो पार्टनर बन गए हों।
साथ में घूम रहे हो। इधर गांव वालों ने अब खाई में नीचे उतरने के लिए सीधी चट्टान से एक रास्ता खोज निकाला था, कैसे वहां से नीचे जाना है। उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था। जिम कॉर्बेट साहब के पीछे अब पूरा गांव था। इन्होंने मरे हुए भैंसे को लांघा और पहले वाले बाघ के पास पहुंचे। इनके मन में एक उम्मीद जागी कि शायद यही वो बूढ़ी नरबख्शी बागी ने इसको शूट कर दिया है मैंने, शायद ये वही हो। राइफल एक पास वाले आदमी को ऐसे करके थमाई इन्होंने और खुद घुटनों के बल बैठ गए और फिर बाघ के पैरों का ध्यान से जो है अपना उसका निरीक्षण करने लगे, उसको चेक करने लगे। इन्हें याद था जब वो बाघी ने एक औरत पर झाड़ियों से छुपकर झपटी थी, खेतों की मैं काम कर रही थी, तब खेत की मिट्टी पर उसके पैरों के निशान साफ साफ दिख रहे थे, उनको साफ साफ मिले थे और इन्होंने उन निशानों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, समझ लिया था। वो निशान कुछ अलग थे और कुछ खास थे। उसके जो पंजे थे बहुत लंबे हो चुके थे, पैरों में जो ये होता है इस पर गहरी और तिरछी रेखाएं थी और दाएं पैर पर एक मोटी लकीर ऊपर से नीचे तक बनी थी। ये इतने विशेष प्रकार के निशान थे कि अगर 100 बाघों की लाशें भी रख दी जाएं तो भी उस नरबख्शी बाघिन को अलग से पहचाना जा सकता था। जिम कॉर्बेट साहब अलग से उसको पहचान लेते कि ये है नरबख्शी। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात ये थी कि वो नरबख्शी बाघिन नहीं थी, वो कोई दूसरी बाघिन थी। अब जिम कॉर्बेट साहब ने ये बात सबको बताई, गांव वालों को सबको, कि भाई ये नरबख्शी नहीं है। तो गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो सभी लोगों का बोलना था कि नहीं साहब, यही है वो बाघिन जिसने हमारे 4 आदमी मारे हैं, भैंसे को मारा है, यही है वो, कोई दूसरी और नहीं है, यही है। जिम कॉर्बेट साहब ने बोला कि नहीं भाई, इसके पैरों के निशानों को देख करके मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये वो बाघिन नहीं है, इसके अलग पाँव के निशान हैं। लेकिन गांव वालों को इनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहाँ यकीन करते यार, उन लोगों के लिए तो सारे बाघों के जो पंजे होते हैं वो सबके एक जैसे होते हैं, उनके लिए तो सारे बाघ एक जैसे होते हैं, जबकि हर बाघ में अंतर होता है। दूसरा बाघ जो कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था वो एक नर बाघ था। अब जिम कॉर्बेट साहब बाघिन की खाल उतारने की तैयारी कर रहे थे और इतने में इन्होंने कुछ लोगों की एक टीम बनाई और बोला कि जाओ भाई, वो जो दूसरा बाघ पड़ा हुआ है उसको भी उठा के ले आओ। अब वो लोग चले गए, वो उतर गए, वो तेज ढलान वाली जो तंग जो खाई थी उधर की तरफ चले गए और फिर कुछ ही देर में बहुत शोर और हंसी ठिठोली के साथ गांव वाले उस बाघ को भी लेकर के आ गए और इस बाघिन के बगल में उसको लिटा दिया जो जिसके पास जिम कॉर्बेट थे। इधर गांव वालों की भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। जो भी सुनता बाघिन मारी गई है वो तुरंत जो है इस तरफ दौड़ पड़ता था देखने के लिए। ऊपर से सूरज की धूप इतनी तेज थी कि जैसे इनकी पीठ को चिलचिला रही है, बस सीधी मार मार रही है इनकी पीठ पर। दोस्तों, ऐसे समय में 14 घंटे पहले मारे गए उन बाघों की खाल उतारना जिम कॉर्बेट साहब के लिए बहुत ही मुश्किल और ये बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला काम था। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि इतने टाइम के बाद ऐसी धूप में खाल उतारनी पड़े। लेकिन किसी तरह से दोपहर तक ये इन्होंने अपना सारा काम निपटा लिया, मतलब सारी खाल वाल उतार करके उनको अच्छी तरह से बांध कर पैक करके अपने साथियों को दे दिया ताकि उन्हें कैंप तक ले जा सकें। अब इन्हें पैदल चलकर करीब 5 मील दूर अपने कैंप में वापस लौटना था। ऑब्वियसली वापस कैंप में जाना ही जाना था, क्या वहाँ का काम मुझे रह नहीं गया था। अगले दिन गांव का मुखिया और आसपास के गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए और गांव से रवाना होने से पहले जिम कॉर्बेट साहब ने उन सबको साफ साफ चेतावनी दी, जी बताना नहीं, साफ साफ चेतावनी दी कि चौगढ़ की नरबख्शी बाघिन अभी जिंदा है। सुन लो सब लोग, अपने अपने गांव में खबर कर देना कि बाघिन नरबख्शी बाघिन अभी नहीं मरी है, वो अभी जिंदा है। और अगर उन लोगों ने सावधानी में किसी भी तरह की लापरवाही करी, सावधानी बरतने में अगर कोई भी लापरवाही करी तो बाघिन कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती है, किसी भी इंसान को अपना निवाला बना सकती है। और गाँव वालों से इन्होंने ये भी कहा कि वो जो नरबख्शी बाघिन है अब वो मौके की तलाश में है और उसे जरा सा भी मौका मिल जाएगा तो वो किसी ना किसी इंसान की जान तो जरूर ले लेगी। तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना। वो है अभी।
दोस्तों, अगर उस समय उस क्षेत्र के लोगों ने इनकी बातों को गंभीरता से लिया होता, इनकी बातों को मान लिया होता, तो शायद बाघिन उसके बाद जो उसने कई लोगों को मारा वो शायद नहीं मार पाती। लेकिन गांव वाले तो ये मानकर चल रहे थे कि नरभक्षी बाघिन मारी गई है। तो इस बात से वो थोड़ा लापरवाह हो गए थे, और जिसका खामियाजा यार उन्हें बाद में कई बार भुगतना पड़ा। कई लोगों को बाघिन ने घायल किया, कई लोगों को मार दिया। भुगतना ही था, लापरवाही का नतीजा नुकसान होता है। फिर कुछ दिनों तक बाघिन की कोई भी खबर नहीं मिली। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब कुछ हफ्तों के लिए डलकनिया में ही रुके, और फिर उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में एक पहले से निर्धारित कुछ अफसरों के साथ इनकी मीटिंग तय थी, तो उसमें शामिल होने के लिए ये अपना वहाँ से निकल गए, चले गए। तो मीटिंग अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी था। मार्च 1930 की बात है। उस समय नैनीताल जिले के कमिश्नर ये विवियन साहब हुआ करते थे। वो नरभक्षियों के द्वारा जो आतंकित इलाके थे उनका दौरा कर रहे थे। मार्च महीने की 22 तारीख को एक जरूरी मैसेज, एक संदेश जिम कॉर्बेट साहब को मिला, जिसमें लिखा था कि जिम कॉर्बेट साहब तुरंत काला अगार पहुँचे, जहाँ श्री विवियन साहब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, एक शब्द में मैं थोड़ा जगह के नाम पे थोड़ा कंफ्यूज हुई। काला अगार है कि काला आगर है? शायद काला आगर है या काला अगार है। आप लोग कमेंट से बता दीजिएगा। काला अगार का डाक बंगला नैनीताल से करीब 50 मील दूर था। संदेश मिलने के 2 दिन बाद जिम कॉर्बेट साहब सुबह नाश्ते के समय तक वहाँ पहुँच गए काला अगार। वहाँ श्री विवियन साहब और उनकी पत्नी, जो उनकी वाइफ थी, वो पहले से ही रुके हुए थे। वो पहले ही पहुँच चुके थे इनसे। तो नाश्ता करते हुए मिस्टर और मिसेज विवियन ने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि वो लोग 21 मार्च की दोपहर कालागार डाक बंगले में पहुँचे ही थे, और बंगले के जो बरामदा है उससे बैठकर चाय पी रहे थे। जैसे होता ब्रिटिश बेंगलोज आपने देखे होंगे किस तरह के होते हैं, उनका बरामदा कैसा होता है, देखा होगा। और सो चाय पी रहे थे, और ठीक उसी वक्त बंगले के पास, बिल्कुल नज़दीकी, ये कहिए बंगले के सामने एक खुली जगह पे 6 महिलाएं थी, वो घास काट रही थी। अचानक एक नरभक्षी बाघ वहां प्रकट हुआ और उसने उन महिलाओं पर हमला कर दिया। उसने एक महिला को झपट लिया और उसे उठाकर जंगल की ओर भाग गया। अब सब इनके सामने अचानक इतनी उस पर हुआ, ये कुछ समझते उससे पहले वो लेके भाग गया। ये देखकर विवियन साहब ने बिना एक सेकंड की देरी लगाए अपनी राइफल उठाई और अपने स्टाफ के साथ कुछ लोगों को लेकर बाघ के पीछे निकल पड़े। अरे चलो। थोड़ी दूर जाकर वहाँ पे शाह बलूत, जो पांगर जिसको बोलते हैं, उसके पेड़ के नीचे की झाड़ियों में उन्हें उस महिला का शव मिला, जो बाघ ने छिपाने की कोशिश करी थी उस शव को। बाद में जब जिम कॉर्बेट साहब ने उस जगह का मुआयना किया तो इन्हें ये समझ में आ गया था कि विवियन साहब के आने से जो है वो बाघिन डर गई थी, और पहाड़ी से नीचे उतरकर जहाँ पर बहुत ढेर सारी रसभरी की झाड़ियाँ थी, उनके बीच में कहीं जाकर के वो छुप गई थी और उनको देख रही थी। दोस्तों, बाघिन अपने आप को छिपा दे तो अच्छे से अच्छा इंसान उसको नहीं ढूंढ सकता है। बाघ या बाघिन वो इतनी अच्छी तरह से छिप जाती है कि नहीं देख सकते। इसके बाद शाह बलूत के उसी पेड़ पर विवियन साहब के लिए एक मचान बनाया गया, और उससे कुछ ही दूरी पर उनके 2 आदमियों के लिए भी एक दूसरी मचान, एक और बांध दी गई। ये मचान उस जगह के ऊपर बांधी गई जहाँ पर उस महिला का शव पड़ा हुआ था, उससे थोड़ा सा ऊपर इन 2 आदमियों के लिए मचान बांध दी गई। रात भर दोनों मचानों पर ये लोग बैठे रहे, परंतु बाघिन का कोई निशान नहीं मिला। बाघिन ने देख लिया बस अब इनको मचान वचान बनाते हुए, चढ़ते उतरते, तो वो नहीं आई। फिर अगली सुबह उस महिला के परिजनों ने यार उसका बॉडी को उठाया, ले गए, और फिर उसका अंतिम संस्कार वगैरह जो सब होता है वो सब कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, अगले दिन उसी जगह पर एक भैंसे को बांध दिया। ये जगह जो थी उस डाक बंगले से करीब आधा मील दूर फॉरेस्ट वाली जो रोड थी उस पर थी। अच्छा, उसी रात नरभक्षी ने उस भैंसे को भी मार डाला। उसने भैंसे पर अटैक कर दिया। शाम के समय विवियन साहब और उनकी पत्नी ने उस मरे हुए भैंसे के पास एक मचान बनवाई और उस पर बैठकर बाघिन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। दोनों मियाँ बीवी ने। रात अंधेरी थी, न चांद था, न साफ और पर्याप्त रोशनी थी।
दिन का उजाला भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और फिर कुछ देर के बाद आसपास का एरिया पूरा अंधकार से ढक गया। कुछ भी दिखना बंद हो गया, कुछ भी मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा था, इतना अंधेरा हो गया। तभी अंधेरे में अचानक से इन्हें एक हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर एक जानवर आता हुआ दिखाई पड़ा, जो एक हल्की हल्की सी एक छाया सी होती ना, वो दिखाई पड़ी। उन लोगों को लगा कि वो शायद कोई भालू है जो मरे हुए शिकार की गंध पाकर इधर आ गया है। तो ये सोच के इन्होंने गोली नहीं चलाई। इनके दिमाग में ये था कि अगर ये गोली चलाते हैं तो बाघ, जो वहीं कहीं आसपास कहीं पे छुपा हुआ हो सकता था, गोली की आवाज़ सुनता और फिर वहाँ से भाग जाता, उस एरिया से ही भाग जाता। अब इस जो भ्रम की जो ये स्थिति उनके दिमाग में चल रही थी, उससे जो इनका किया कराया सारा इंतज़ाम बेकार हो गया। नरभक्षी को मारने का जो इनको मौका मिला था, वो उन लोगों के हाथ से निकल गया। अब चाकर आके साइया मार सके ना कोई। हालांकि विवियन साहब और उनकी वाइफ दोनों ही बहुत अच्छे शिकारी थे और अच्छे निशानेबाज, अच्छे राइफल चलाने में अच्छे माहिर भी थे। लेकिन उनके एक भ्रम ने उनको सफलता नहीं मिलने दी, उनकी सफलता को रोक दिया। 25 तारीख को वो दोनों कालागढ़ से चले गए। अच्छा, उसी दिन जिम कॉर्बेट साहब की 4 भैंसें भी वहाँ पहुँच गई थी। अब ये पक्का हो गया था कि बाघिन बड़े जानवरों जैसे भैंसे ऐसे इन पर भी जो है हमला कर रही है। इसलिए इन्होंने फॉरेस्ट रोड के किनारे 100 से 200 गज की बीच की दूरी पर भैंसों को अलग अलग बांध दिया। 100 से 200 गज की डिस्टेंस के बीच में अलग अलग भैंसें बांध दी। यार, लगातार 3 रातें बीत गई और बाघिन ऐसा भी नहीं कि वो वहाँ से ना गुजरी हो, वो भैंसों के बगल से निकली है, गुजरी उनके भैंसों के आसपास से, लेकिन उसने किसी भी भैंस को हाथ तक नहीं लगाया, मतलब सूंघा तक नहीं। फिर चौथी रात, चमत्कार कहूँगा मैं, जो भैंस बंगले के सबसे पास बांधी गई थी, बाघिन ने उस पर अटैक कर दिया, उसे मार डाला। सुबह जब जिम कॉर्बेट साहब ने उस भैंसे की जांच पड़ताल करी तो इन्हें यार बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो शिकार बाघिन ने नहीं बल्कि 2 तेंदुओं ने किया था। वैसे तो पिछली रात जिम कॉर्बेट साहब ने इन तेंदुओं की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने गोली नहीं चलाई, क्योंकि ये बाघिन को इस इलाके से जो है भगाना ये नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि गोली की आवाज़ सुन के बाघिन यहाँ से भाग जाए, तो इन्होंने गोली नहीं चलाई। मगर यार, अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। अगर ये तेंदुओं को नहीं मारते तो बाकी भैंसों को उनका बचना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो तो तेंदुए दूसरी भैंसों को भी मार जाते। उन्हें तो बदी बदाई भेंट मिल रही थी, वो तो मारती। इससे जब ये अगली सुबह वो दोनों तेंदुओं को इन्होंने देखा, वो पास के एक चट्टान में धूप सेक रहे थे, तो जिम कॉर्बेट साहब ने उन दोनों को बारी बारी से शूट करके उसी चट्टान के ऊपर ढेर कर दिया। कालाअगर बंगले से पश्चिम की ओर जंगल की जो फॉरेस्ट रोड थी, उस पर कई मील तक चीड़ के और शाहबलूत के पेड़ों की कतारें थी और उन्हीं के बीच से रास्ता गुजरता था। जिम कॉर्बेट साहब को ये बड़ा अच्छा लग रहा था, ये जो बड़ा सुहाना सफ़र कहते हैं ना, वो लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनती धूप, जंगल की ताजगी भरी हवा, इस रास्ते को ये कहिए कि किसी कलाकार की तरह बोला जाए तो किसी चित्र की तरह सुंदर बना रही थी। कुमाऊं के जो अन्य जगह हैं उसकी तुलना में ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इन पहाड़ियों में शिकार के लिए सांभर, काकड़, जंगली सुअर और इनके अलावा कई प्रकार के पक्षी भी जो है ना बड़ी संख्या में मिलते थे। ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी बड़ी आइडियल लोकेशन थी। 2 बार तो इन्हें ऐसा भी लगा कि इसी जंगल में बाघिन ने किसी सांभर को मारा है। दोनों मौके पर इन्हें खून के धब्बे भी मिले, लेकिन जो सांभर, जिस जानवर को मारा गया था, उसका शव नहीं मिला, जिससे इनके मन में एक शंका सी बनी हुई थी कि यार ये बाघिन इस क्षेत्र में है कि नहीं है, यहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या है। सबूत भी दिख रहे हैं और फिर वो उसकी कोई हलचल भी नहीं दिख रही है। इसके बाद लगातार 14 दिन तक जिम कॉर्बेट साहब सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में, फॉरेस्ट रोड के उन हिस्सों में अपना समय बिताने लगे जहाँ शायद ही कभी किसी इंसान ने कदम रखा होगा, जिस इलाके में कोई नहीं जाता होगा, ये उन सब जगहों में जाने लगे। इतने दिनों में केवल 2 बार इन्हें बाघिन के काफ़ी नज़दीक पहुंचने का मौका मिला था। देख नहीं पाए थे, नज़दीक
पहुंचने का मौका मिला था। पहली बार तो तब जब ये काला अगर पुल के पास एक वीरान पड़े हुए गांव में पहुंच गए। एक गांव था जो वीरान पड़ा हुआ था। अच्छा, वो गांव भी जो है नरभक्षी के डर के कारण पूरी तरह खाली हो चुका था। वहाँ के गांव वालों ने उस गांव का से पलायन कर दिया था। वहाँ से वापस आते हुए इन्हें एक पशुओं का जो आने जाने वाला जो रास्ता होता है, जो पगडंडी होती है, वो दिखाई पड़ी, जो पहाड़ की चोटी से नीचे उतरती हुई फॉरेस्ट रोड तक जाती थी। जैसे ही ये चट्टानों के पास पहुंचे, अचानक इनकी जो सिक्स्थ सेंस था, छठी इंद्री, वो एकदम से जागृत हो गई और इन्हें किसी अनहोनी का आभास सा होने लगा। इन्हें लगा यार कुछ अनहोनी यार होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। उस समय फॉरेस्ट गेस्ट हाउस वहाँ से लगभग 300 गज की दूरी पर था। जो डिस्टेंस थी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की, 300 गज की थी। रास्ता पहले सीधे नीचे उतरता था, फिर दाईं ओर मुड़कर तिरछा होता हुआ पहाड़ी की दूसरी तरफ चला जाता था। दाईं ओर से चट्टानों का एक बड़ा सिलसिला रास्ते के बीच में पड़ता था, मतलब रास्ते के चट्टानों का एक सिलसिला पड़ता था। उसके आगे एक पगडंडी, जो आगे जाके एक हल्के मोड़ से बाईं ओर मुड़ जाती थी, और उसमें 100 गज आगे चल के एक तीखे मोड़ से नीचे जाकर फॉरेस्ट रोड से में जाकर के वो मिल जाती थी। हालांकि इस रास्ते से ये पहले न जाने कितने कितने बार गुजर चुके थे, लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब इनका मन चट्टानों के पास से गुजरते हुए थोड़ा असहज हो रहा था। अगर ये उन चट्टानों से बचना चाहते तो या तो घने झाड़ियों वाले रास्ते से, जो बहुत डेंजरस था, उससे गुजरना पड़ता, या फिर एक बहुत लंबा चक्कर लगा करके पहाड़ी के पीछे के रास्ते से वहाँ जाना पड़ता। लेकिन सूरज ढल रहा था और इतना टाइम था नहीं। इन्हें 2 मील करीब और आगे जाना था, इसलिए इनको चट्टानों वाला रास्ता ही अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा यार जाना तो यहीं से पड़ेगा भाई, चट्टानों के बीच से खतरा है तो है, अब जाना तो पड़ेगा। पहाड़ पर बहुत तेज हवा चल रही थी, तमाम झाड़ियों के हिलने और पत्तों की सरसराहट जो है सुनाई पड़ रही थी। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब ने बाईं ओर की झाड़ियों की जो सरसराहट थी उसको अनसुना कर दिया, और अब पूरा ध्यान दाईं ओर की जो चट्टानें थी उन पर केंद्रित कर दिया। ये जो करीब 100 गज का जो लंबा और जो खतरनाक हिस्सा बन रहा था उस टाइम में, इन्होंने बड़ी सतर्कता से उसको पार किया। ये एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे। पगडंडी के किनारे से चलते हुए इन्होंने अपना चेहरा चट्टानों की ओर कर लिया और राइफल को कंधे पर टिकाए हुए धीरे धीरे सावधानी से बढ़ने लगे थे। ऐसे नहीं चल रहे थे, अब ऐसे ऐसे चल रहे थे, तिरछे होके चलते ना वैसे चल रहे। ये कुछ आगे बढ़ने का एक कुछ अलग ही तरीका हो रहा था। इन चट्टानों से 30 गज आगे एक खुला मैदान था। अच्छा, उस खुले मैदान में कोई पेड़ झाड़ जंगाल वगैरह कुछ नहीं था, वो बिल्कुल खाली एक मैदान सा था। ये स्थान दाईं ओर से शुरू होकर पहाड़ी तक 50-60 गज तक करीब ये फैला हुआ था। उस जगह पर एक कांकड़, कांकड़ मतलब एक यानी छोटा और जो भौंकने वाला हिरन होता है, जो भौंकता है, जिसे अंग्रेजी में बार्किंग डियर कहते हैं, वो मस्त होके घास चल रहा था। वो अपना लगा घास चलने में, उसे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। जिम कॉर्बेट साहब ने उसे पहले ही देख लिया था कि यार अरे वहाँ पर बार्किंग डियर है, वो घास चल रहा है, लेकिन उसे देखी कि अनदेखी करते हुए ये आगे बढ़ने लगे। उस बार्किंग डियर ने इन्हें नहीं देखा था, उसे ये नहीं पता था कि इधर पीछे से उधर से कहीं से जिम कॉर्बेट साहब आ रहे हैं। और जिम कॉर्बेट साहब भी उसे अपनी आँख के कोने से ऐसे ऐसे कनखियों से ऐसे ऐसे किनारे से देख रहे थे, कोने से। धीरे धीरे अपना आगे भी बढ़ते जा रहे थे। काकड़ ने जैसे ही इनके चलने की आवाज़ या इनकी कुछ उससे हरकत सुनी, तो उसने तुरंत अपना सिर मोड़ के इनकी तरफ देखा और फिर एकदम से स्टैचू की तरह खड़ा हो गया, जब अमूनतः हिरन वगैरह करते हैं। उसे शायद ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आने वाला जो ये 2 पाँव वाला जो जीव है, उसने जो है मतलब वो हिरन को, उसको बार्किंग डियर को नहीं देखा। वो बार्किंग डियर सोच रहा है कि उसने शायद मुझे नहीं देखा है, तो स्टैचू बन के खड़े हो जाओ। अब जिम कॉर्बेट साहब वो जो कैंची के आकार वाला उस मोड़ था उसके पास पहुँचे, तो इन्होंने अपने कंधे के ऊपर से ऐसे करके नज़र डाली हिरन की तरफ। तब तक वो काकड़ फिर से जो है अपना घास चरने में व्यस्त हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोड़ पार करते ही जिम कॉर्बेट साहब थोड़ी देर तक तो पगडंडी में चलते रहे। तभी अचानक इन्होंने देखा कि काकड़ पहाड़ के ऊपर
बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा है, जैसे किसी पागल ने होश खो दिए हो जी। तो अंधाधुंध दौड़ते जा रहा है और वैसे ही भौंकता हुआ जा रहा है। भौंकता हुआ जा रहा है, ऐसा मतलब मेरा कि अलर्ट कॉल करता हुआ जा रहा है, पूरे जंगल को अलर्ट कॉल करते हुए जा रहा है। वो लंबे-लंबे, ये जिम कॉर्बेट साहब लंबे-लंबे डग भरते हुए तुरंत वापस उसी तरफ लौट आए। और ये इनका वापस लौटने का जो निर्णय हुआ, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि तभी इनके नीचे के रास्ते पर, जो इनके नीचे तरफ जो रास्ता था, वहाँ पे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी हुई। साफ था कि काकड़ ने बाघिन को देख लिया था और वो इसीलिए भागा था। झाड़ियों के पीछे जो हलचल हुई थी, वो किसी चिड़िया की भी हो सकती थी, किसी और जानवर की भी हो सकती थी, किसी और चीज़ से भी हो सकती थी। लेकिन ये भी संभावना थी कि वो खुद बाघिन की हो, खुद बाघिन वहाँ पे मौजूद हो। अच्छा, ये पगडंडी का वही वाला मोड़ था जहाँ पर कांकड़ की नज़र इस बाघिन पर पड़ी और जिस मोड़ को जिम कॉर्बेट साहब क्रॉस करके निकले थे। इन्हें लगा कि आगे बढ़ने से पहले अब उस जगह की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए भी और वैसे भी। वहाँ पर नज़दीक की चट्टानों के नीचे से पानी, कुछ होता है ना, सीढ़ी टपक जाना, पानी टपक रहा था, जो लाल बजरी वाली पगडंडी को गीला कर रहा था। जो वहाँ का रास्ता था वो बजरी वाला था, लाल बजरी वाला था, उसे गीला कर रहा था। उस गीली मिट्टी में जिम कॉर्बेट साहब के पैरों के निशान पड़े हुए थे और इनके पाँव के निशानों के ऊपर बाघिन के तिरछे पड़े हुए पग मार्क्स थे। इनके ऐसे थे तो उसके ऐसे थे, मतलब एक के ऐसे तो एक के ऐसे हैं, तिरछे थे। बाघिन चट्टान के ऊपर से कूद कर नीचे उतरी थी और चुपचाप इनका पीछा कर रही थी। कितना बड़ा खतरा था इनके लिए। कांकड़ की अलर्ट कॉल से बाघिन चौकन्नी हो गई थी और रास्ता छोड़कर झाड़ियों में कहीं घुस गई थी, कहीं जाके दुबक गई थी। ये वही झाड़ियाँ थी जिनमें जिम कॉर्बेट साहब को थोड़ी देर पहले इन्होंने हलचल देखी थी। बाघिन को उस इलाके की बहुत अच्छी तरह से और पूरी तरह से जानकारी थी भैया, उसका तो घर ही था, उसे पूरा पता था। अगर बाघिन को जिम कॉर्बेट साहब पर चट्टानों के पास हमला करने का सही मौका मिल जाता, तो शायद वो पहले ही, वो जो कैंची के आकार वाला जो मोड़ था, वहीं पर इनको दबोच लेती। मगर कांकड़ की वजह से बाघिन का सारा खेल बिगड़ गया था, ये क्योंकि लौट गए थे। अब लग रहा था कि वो दूसरी ओर के जो घना झाड़ झंकाड़ा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से घुमाव लेकर इनका रास्ता काटेगी और फिर इनको घेरेगी। अब उस रास्ते पे आगे जाना इनके लिए ठीक नहीं था, इसलिए जिम कॉर्बेट साहब कांकड़ के पीछे पीछे वाला जो खुला इलाका था, इन्होंने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। फिर बाएं ओर मुड़कर धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए ये उस खुले हुए मैदान में आ गए और वहाँ से नीचे फॉरेस्ट रोड पर पहुँच गए। इन्होंने अपने आप को बाघिन से सेव कर लिया। अगर उस शाम थोड़ा और उजाला होता, थोड़ी लाइट वगैरह होती, थोड़ा सा या मून लाइट भी होती, तो शायद बाघिन का किस्सा उसी दिन खत्म हो जाता, क्योंकि परिस्थितियाँ इनकी ओर थी और बाघिन जो अभी तक छिपी हुई थी चट्टानों की आड़ में, उससे बाहर निकल के वो इनके उस पर आ चुकी थी, रडार पे, मतलब इनके पीछे करने लगी थी और वो इनके इरादों से पूरी तरह से अनजान थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या करने वाले हैं, जबकि जिम कॉर्बेट साहब को उसके इरादों की पूरी खबर हो गई थी कि ये क्या क्या कर सकती है। अगर उस दिन इनकी किस्मत में शायद बाघिन को मारना नहीं लिखा था, क्योंकि शाम ढल चुकी थी और अंधेरा कायम होने वाला था। दोस्तों, एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, सहज बोध। तो जिम कॉर्बेट साहब इस शब्द को पहले भी कई बार अपनी शिकार घटनाओं में इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी ये बताया था कि जंगल में चलते हुए कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई खतरा आसपास ही मंडरा रहा हो, जिसका ना तो कोई ठोस प्रमाण होता है, ना उसकी तरफ से कोई आवाज़ होती है और ना ही कोई उसकी तरफ से हलचल होती है, ना किसी पक्षी या किसी पशु की अलर्ट कॉल होती है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मन के अंदर ऐसा लगता है जैसे आगे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत हो सकता है। तो यार, सरल शब्दों में कहा जाए तो इसे हम छठी इंद्री का जागृत होना कहते हैं। यार, छठी इंद्री कह रही, सिक्स सेंस कह रहा है कि वहाँ पे ऐसा है होता है ना, अमूमन तो हम लोग का, सभी का होता है।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ खतरे के लिए ही हो छठी इंद्री। ये कई बार ये इंद्री जो है अपने को कोई शुभ संकेत भी दे देती है। छठी इंद्री, मेरी छठी इंद्री कह रही कि इसका एडमिशन हो जाएगा बच्चे का, या कुछ भी, है ना? उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब जंगल में कई घंटे पैदल चल चुके थे। बहुत लंबा सफ़र तय हो चुका था। लेकिन इनके शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट का नामो निशान नहीं था। हर कदम पर पूरी सावधानी बरत रहे थे। ये जब पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो सामने बिखरी चट्टानों की ओर इनकी नज़र पड़ी। केवल 2 मिनट ही उन्हें लगे होंगे उस जगह को देखने में, लेकिन तभी इन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उन चट्टानों के पीछे कोई अज्ञात कुछ कुछ है, कोई चीज़ है, छुपा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्हीं का इंतज़ार कर रही है। कुछ खतरा है जो इनका इंतज़ार कर रहा है। इन्हें ना तो उस समय तक बाघिन की कोई झलक मिली थी, ना इन्होंने उसकी तरफ से कोई आवाज़ सुनी थी, ना उसकी कोई ऐसी स्मेल इनको आई थी। जंगल एकदम शांत था, फिर भी इनके मन में बिल्कुल स्पष्ट था, क्लियर था कि आसपास कोई खतरा मौजूद है। और बस 2 मिनट बाद इस अज्ञात एहसास को सच साबित कर दिया एक काकड़ की तेज और बार बार दी जा रही बार्किंग कॉल ने, और उन पग चिन्हों ने जो इनके पैरों के पास मिट्टी पर साफ साफ नजर आ रहे थे, एक पूरी तरह से वयस्क बाघिन के। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए तो यार आप लोग उत्सुक हो रहे होंगे, और मैं भी आप लोगों को बताने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। लेकिन समय का अभाव होने के कारण आज संभव नहीं है यार। इस घटनाक्रम को आगे सुनने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा अपनी उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। मैं जानता हूँ दोस्तों, मुझे अच्छी तरह पता है आप लोग मुझे और उत्तरांचल डायरीज़ को बहुत प्यार करते हैं यार, और अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब तो आईपीएल भी ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों को टाइम होगा कथक कहानियाँ सुनने का, पूरी सुनिए। आप लोगों के ऐसी स्नेह और आशीर्वाद से मुझे हौसला मिलता है और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। मैं बहुत जोश में आता हूँ यार, एक और बनाओ, एक और बनाओ यार। आप लोग अपना ये प्यार और जो ये आशीर्वाद है इसे हमेशा बना के रखना, और मेरे लिए दुआ ज़रूर करते रहना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, घूमूं फिरूं यार, कहीं जाऊं, बाहर निकलूं, ब्लॉग बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं उन सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर उत्तरांचल डायरीज़ को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे ही, है ना? करेंगे ना यार? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो फिर सोच क्या रहे हैं, चला दीजिए अपनी उंगलियां या अपना अंगूठा, फटाफट वो हो जाता है 2 मिनट में। और हाँ, आप सभी नए और पुराने मित्रों से फिर प्रार्थना करूंगा, इस चैनल में भी प्रार्थना करूंगा, इस एपिसोड में भी प्रार्थना करूंगा कि थैंक यू वाले ऑप्शन का प्रयोग ज़रूर करें, और जो भी आपका दिल करे वो ज़रूर डोनेट करें। उत्तरांचल डायरीज़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। तो फिलहाल तो दोस्तों परमिशन दीजिए शटर डाउन करने की, ताकि जल्दी ही वापस आ सकूं और आप लोगों को आके बता सकूं कि फिर क्या हुआ। हाँ, कि फिर क्या हुआ। ओके, बाय दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।